जय हिंद कैडेट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और यहाँ पर आपको फिर से मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके हमारी लेक्चरेट सीरीज़ की। और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक जो है इंडो एशिया रिलेशंस। चलिए देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम जियो पॉलिटिक्स के अगर एक नज़रिए से देखें और इंटरनेशनल रिलेशंस की भी अगर नज़र से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके एसएसबी में। इवन इन द जीडी ये टॉपिक बार बार आता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, आइए देखते हैं और जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो हैं वो 1947 से हमारे जो हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही बन गए थे। इससे भी पहले हमारे इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत शानदार रहे हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और आप जानते होंगे कि उनका रशिया से क्या संबंध रहा था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इंडिया को रशिया ने बहुत सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं 1947 में भी और कहीं ना कहीं हमारे जो 1947 के बाद का पीरियड था जब हमने बहुत सारी चीज़ें झेली, बहुत सारे युद्धों से निकले, तब रशिया हमारे साथ था जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ था। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूँ तो सोवियत यूनियन, पहले रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। जैसे अब हमारा इंडिया है तो इंडिया में क्या क्या था, पहले पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश भी था। ठीक है, अगर और थोड़ा देखूँ तो तिब्बत का भी पार्ट आता था, नेपाल भी था हमारा, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे। और अगर फैला लिया जाए तो पहले हमारा इंडिया बहुत फैला हुआ था, फिर क्या हुआ, ये टूटा, 1947 में पार्टीशन हुआ है ना। वही चीज़ है कि जब रशिया की बात करूँ तो 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया जो था पहले सोवियत यूनियन था, फिर वो रशिया बन गया और उससे क्या देश निकले, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इधर हमारा बेलारूस, ऐसी कंट्रीज़ हमारी उधर से निकली। सो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन अगर मैं बात करूँ तो इंडिया मीन्स द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। सोवियत यूनियन के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया इंडिया को उसके क्रिटिकल टाइम्स में, स्पेशली हमारे डिफेंस में और डिप्लोमेसी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्योंकि जो शुरुआत के हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये सब जो आए थे ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड थे। अब दूसरी बात क्या आती है कि क्रिटिकल टाइम्स लाइक डिफेंस, जो हमारा 1962 का आप जानते ही हैं, 1971 का वॉर हुआ, इन सारी चीज़ों में रशिया ने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं डिफेंस में आज जो हम हैं वो उसमें रशिया का बहुत ही बड़ा हाथ है। अगर रशिया नहीं होता तो जाहिर सी बात है हम इतने पावरफुल नहीं होते हमारे डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। यही ट्रीटी थी जिसने क्या किया, लास्ट अगर आप लेक्चर देखा होगा तो मैंने इस ट्रीटी का जिक्र किया है। और इसी ट्रीटी के कारण अमेरिका को ऐसा लगा कि हम अलाइन हो रहे हैं रशिया की तरफ, अगर ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे और हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के उसमें फेवर में थे। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी जो साइन हुई ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि बेसिकली 1971 अगर वॉर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो हमने पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था तब अमेरिका ने खुला सपोर्ट किया था पाकिस्तान का। मगर सिर्फ एक ऐसा देश था जिसने हमारी रक्षा के लिए वो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में आया, वो था रशिया, है ना। ये बात बहुत अच्छे से सब जानते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसने हमारा इंश्योर किया स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। वही वाली बात मैंने बोली कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुई थी तब इसने क्या किया, इंश्योर किया हमें स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। दूसरी चीज क्या कि आफ्टर द सोवियत यूनियंस कोलैप्स इन 1991, अब जब ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद भी, हाँ शुरुआत में ये मान सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो तब ये चीज़ थी कि हम थोड़ा सा अमेरिका की कंपनीज को हमने यहाँ आने दिया था। मगर ऐसा नहीं था कि हमारे संबंध कभी रशिया से कभी भी खराब हुए हों। वो फिर से रिडिफाइन हुए और हम जैसे स्ट्रांग पहले थे वैसे ही वो स्ट्रांग बने रहे। अगर मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करूं तो 2000 जो वर्ष था हमारा उसमें इंडिया एंड रशिया साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेडेड, दैट इज प्रिविलेज्ड एंड स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब प्रिविलेज एंड स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए बात समझिए। हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं मगर कुछ ही दोस्त होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, जिनसे हम सारी चीज़ें अपनी डिस्कस कर सकते हैं। हर किसी से तो नहीं करते, है ना। जिनसे हम जरूरत पड़ने पे सहायता मांग सकते हो, हमें मालूम है कि वो जो दोस्त होगा वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिविलेज देगा। वही चीज़ है डिप्लोमेसी में और वही चीज़ आ जाती है हमारे जियो पॉलिटिक्स में कि हमारे संबंध बहुत सारे देशों के साथ अच्छे हैं। ठीक है, मगर हमारे संबंध किससे कितने अच्छे हैं ये भी मैटर करता है। कि कुछ कंट्री से सिर्फ हमारे इसलिए है कि हमारे नेशन का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसके नेशन का इंटरेस्ट होता है तो उसने संबंध बना रखे हैं। कुछ का इंटरेस्ट के भी ऊपर होता है संबंध। हमारे कुछ संबंध ना थोड़े से वैसे
ठीक है। रेगुलर एनुअल समिट्स होती हैं जो दिखाती हैं हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट, और ये क्या है, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे होती है। हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल बोले तो उनके प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा भी होगा जो 52nd एनुअल समिट हुई हमारे इंडिया में, जहाँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे हमारे इंडिया में, और हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि हाँ, हमारी जो वो है रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और अब आप खुद सोचो कि है ना, जो रशियन प्रेसिडेंट है वो हर जगह तो जा नहीं रहे देश अभी यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, मगर इंडिया आए तो कहीं ना कहीं उनको इतना ट्रस्ट तो होगा कि इंडिया में कुछ हो नहीं सकता। अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि इंडिया उनका बहुत ही रिलायबल पार्टनर होगा। तो वही चीज़ हो जाती है, और फिर आके कहाँ बैठे, फॉर्च्यूनर में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अभी कार डिप्लोमेसी चालू हो गई, मैं कार डिप्लोमेसी पे भी लेके आऊँगा एक लेक्चर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ होती है। बोथ कंट्री सपोर्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी एक देश का क्या नहीं हो, एक इच्छत्र राज नहीं हो। जैसे यूएसए चाहता है कि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो चाहता है कि भाई सब हमारा सब पे राज चले, ठीक है। वहाँ रशिया है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है। इन्होंने क्या कर रखा है कि जो डिप्लोमेसी जो जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं इनको शिफ्ट करते रहते हैं। पावर शिफ्टिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स में। अगर नहीं हो तो कोई भी एक कंट्री पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है ना। तो वही चीज़ है। तो मल्टीपोलर अगर वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो सब पे एक तरीके से होता है कि यार हर एक बदमाश का एक बदमाश होना चाहिए, हर एक बदमाश के ऊपर एक बदमाश होना चाहिए, तभी है ना सब एकदम काम लाइन से चलते हैं। जैसे मैं हूँ तो अब मेरे मेरे ऊपर क्या है, लॉ है मेरे ऊपर, तो मेरे को लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मेरे ऊपर लॉ ना हो, मैं ही शक्तिशाली बन जाऊं, तो मैं तो फिर सबको दबाऊंगा ना। शक्तिशाली अगर मैं बन जाऊंगा, दबाऊंगा नहीं तो अपने इंटरेस्ट वगैरह के लिए ना उनका यूज करूंगा, कुछ तो करूंगा ही ना। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर की हम दोनों ही, चाहे इंडिया हो चाहे रशिया हो, दोनों ही इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। अगर मैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करूं तो रसिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। अगर मैं पहले की अभी हमारी इन्वेंट्री ही आप देख लो, चलो अगर एयरफोर्स की इन्वेंट्री देख लो तो मिग हमारे जो थे सारे कहाँ से थे, मिग को यान जिसको हम बोलते हैं, कहाँ से थे, रशिया से थे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये आ जाता है, सुखोई आ जाता है, Su-30 MKI कहाँ से है, रशिया से है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ले लूँ तो ब्रह्मोस हमारी कहाँ से है, रशिया से है। ऑल्दो हम दोनों ने मिलके इट वाज अ जॉइंट डेवलपमेंट बाय इंडिया एंड रशिया, बट ये सारी चीज़ें कहाँ से है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने इसकी बहुत तारीफ करी, बहुत बातें सुनी, कहाँ से है, जाहिर सी बात है रशिया से। कॉपरेशन इंक्लूडेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हमारा कॉपरेशन है डिफेंस के मैटर में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अभी आपने Su-57 की बात सुनी होगी। Su-57 क्या है, एक एडवांस फाइटर जेट है जो कि ना 5th जनरेशन है, और हमें वो चाहिए, ठीक है। अब हम अमेरिका से भी एक 5th जनरेशन की बात चल रही थी, मगर वो क्या कह रहा था, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करोगे तो हम उसे अपने हिसाब से कैसे बिल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। मगर रशिया इस चीज में हमारे साथ है, तो हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अगर Su-30 MKI है, हम पे उसकी टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको अपने यहाँ बना सकते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें कौन से वेपन चाहिए कौन से नहीं चाहिए वो लगा सकते हैं। मगर अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी तो हम ना तो उसको है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे, ना उसमें अपने हिसाब से वेपन लगा पाएंगे, हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि उनने दिया है, अब वो जो दे दिया प्रोटोटाइप, हम तो वही लेके चलते रहेंगे। जो उनके वेपन लगेंगे हमें वो वेपन खरीदने पड़ेंगे, उनके पार्ट्स होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आए तो उनको बुलाना पड़े। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इन फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। अलॉन्ग विद दैट जॉइंट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी Su-57 की ही बात कर लूं अगर मैं, तो ये बात हुई थी कि ना मेड इन इंडिया हो जाएगा, समझो, ब्रह्मोस हो गया, जॉइंट प्रोडक्शन चल रहा है, दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है हमारी, ये दिखाती है कि हमारा डिफेंस में कॉपरेशन कितना बढ़िया है। किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज नॉट ओनली मतलब नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द डिफेंस कॉपरेशन, इट ऑल्सो शोज दैट हम लोगों को है ना एक हमारी कैपेबिलिटी दिखाती है, ठीक है। हमें उनके बारे में, उनके संग कॉपरेट करने का मौका मिलता है, उनके वेपन्स को यूज़ करने का मौका मिलता है, उनकी आर्मरी को यूज़ करने का मौका मिलता है, उनकी इन्वेंट्री को यूज़ करने का मौका मिलता है। तो डिफेंस एक्सरसाइजेज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज की डेट में। लाइक इंदिरा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हमारी रशिया के साथ होती है। न्यूक्लियर एंड एनर्जी कॉपरेशन की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है, रशिया ने जो मदद इंडिया की करी है न्यूक्लियर के क्षेत्र में, कोई नहीं कर सकता। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अब हम छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगा रहे हैं
जो उतने बड़े लेवल पे नहीं मगर सस्टेनेबल एनर्जी बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी बनाएंगे और हमें क्या करेंगे, एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि रशिया इज अ क्रूशियल पार्टनर इन इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमारा जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं न्यूक्लियर से, उसमें रशिया एक हमारा की पार्टनर है। क्यों है? क्योंकि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने जा रहा है, ठीक है, अभी इसमें है ना जो आई थिंक 3 या 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और ये और एक्सटेंड कर रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? रशिया की हेल्प से हो रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोचो आप कितनी मतलब वो व्यक्ति हमारे देश को बनाने में भी, वहां पर वो देश हमारे देश को बनाने में भी सहायता कर रहा है हमारी। तो हमारा कॉपरेशन कितना बढ़िया है। ठीक है। रशिया सपोर्ट्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ऑयल, गैस एंड आर्कटिक कॉपरेशन। अब आप बात समझो, हमारा भी रेलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ है। रेलॉस, व्हाट इज रेलॉस? ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज है लॉजिस्टिक्स का। अगर हमें जरूरत पड़ती है आर्कटिक ओशियन में या हमारे उधर पे रशिया के किसी भी पोर्ट की हमें जरूरत पड़ती है, हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए हो, चाहे मिलिट्री सपोर्ट चाहिए हो। मिलिट्री सपोर्ट में हम उनके वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते, जो हमारे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे लाइक मैं अगर बात करूँ कि जो हमारे जैसे INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत है, अगर इनको जरूरत पड़ती है तो ये रशिया के पोर्ट को वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे जो एयरक्राफ्ट्स है लाइक सुखोई हो गया, मिराज हो गया, राफेल हो गया, अगर इन्हें जरूरत पड़ती है तो दे कैन गो टू दी एनी एयरपोर्ट इन द रशिया, उनका यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक्स के साथ टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। कभी कोई दिक्कत आ गई तो वो हमारी हेल्प करेंगे। हमें नहीं जाना यहाँ से अपने साइंटिस्ट भेजने, नहीं, दे कैन, हमारी टीम भी चली जाए, मगर वो उनसे हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो मना नहीं करेंगे। तो रेलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रशिया सपोर्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ऑयल। अब ऑयल और गैस की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी जानते हो कि इतने सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, क्योंकि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है, हमारी एनर्जी जो हमें चाहिए, जितनी हमें चाहिए उतनी तो हमें चाहिए ही ना यार, उसको हम कहाँ ले जाए और कहाँ से खरीदें? अमेरिका से खरीदें? नहीं। तो रशिया हमारा की पार्टनर है जो सपोर्ट करता है हमें ऑयल एंड गैसेज। ठीक है। और बहुत ही कम रेट पे करता है, बहुत ही कम रेट पे। ये मान के चलिए कि अमेरिका से तो है ना $4-5 है ना प्रति बैरल कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बायलेटरल ट्रेड इज ग्रोइंग एंड स्टिल ग्रो कर रहा है, और एक टारगेट है $100 बिलियन का बाय 2030 तक इसको करने का। ठीक है। $100 बिलियन का जो है। इसके साथ साथ अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो हम जो मतलब इंडिया और रशिया हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे की नेशनल करेंसी का यूज कर रहे हैं, ना कि US डॉलर का। और कहीं ना कहीं ये चीज ये प्रूव करती है कि हम लोग एक दूसरे पर कितने विश्वास जताते हैं। ठीक है। क्योंकि है ना आज की डेट में आप देख लो सारी कंट्रीज क्या यूज करती हैं, US डॉलर यूज करती है। आपको पेमेंट करना है, ट्रांजेक्शन करना है, पर US डॉलर में करना पड़ेगा आपको। बहुत ही कम कंट्रीज हैं हमारी जो जिनका है ना बहुत अटूट विश्वास होता है ना, वही कंट्रीज होती हैं जो अपनी नेशनल करेंसी में क्या करती हैं, डील करती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ, इंडिया इंपोर्ट करता है वहाँ से ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड कोल। क्योंकि हमारी एनर्जी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर एक्सपोर्ट करने की अगर बात करूँ तो फार्माक्यूटिकल्स हो गई, और इसके अलावा हमारा ये टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, और मशीनरीज हो गई। इस क्षेत्र में हम रशिया को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट है, एक तरीके से रशियन मार्केट हमारे लिए इन सारी एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही डिसेंट मार्केट है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ एफर्ट्स जो है अभी ऑनगोइंग हैं, अभी भी चल रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी नेशनल करेंसीज का जो वो है यूसेज है उसको और बढ़ाएं और बाईपास करें। जो स्विफ्ट सिस्टम है या फिर जो हमारा US डॉलर का सिस्टम है, इसको बाईपास करके हम कैसे कैसे अपनी नेशनल करेंसी पे ही सारा है ना ट्रेड जो है उसको कर पाए। इसके साथ साथ मल्टीलेटरल अगर एंड ग्लोबल कॉपरेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही नेशन कॉपरेट करते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स। लाइक अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसे हमारे साथ है। G20 में रशिया खुद एक पार्ट है G20 का। इसके अलावा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया एक पार्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, कहाँ गए थे, तियानजिन चाइना। और तियानजिन चाइना में क्या हुआ था, आपने देखा था कि है ना उसमें जो रशियन प्रेसिडेंट की गाड़ी थी उसी में हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ के गए थे, है ना। इसके साथ साथ ब्रिक्स जो है हमारा, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या है, रशिया एक की पार्टनर है। अब इधर पे क्या होता है कि इधर पे मीटिंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती हैं, जैसे इनकी समिट्स होती हैं तो इसमें जाना हो जाता है, मीटिंग हो जाती हैं। ठीक है। सारे देश के है ना जो मेन जो भी आता है उधर से जो भी वो करता है अपने आप को, एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि हमारा
प्रधानमंत्री चले गए या उधर के प्रेसिडेंट आ गए या हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर चले गए, उधर से फॉरेन मिनिस्टर आ गए, ये सब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अदर चीज़ों पे, अदर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रशिया सपोर्ट करता है इंडिया का क्लेम परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है हमारा रशिया, और उसको सपोर्ट भी करता है, जो हमारा रशिया है उसको सपोर्ट भी करता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट देनी चाहिए, और ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ तो वीटो पावर का भी कई बार जो है ना, अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात आती है तो वीटो पावर तक भी यूज़ करी है रशिया ने, ठीक है। तो रशिया हमारा एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही प्यारा दोस्त बोल सकते हैं हम, एक है हमारा, ठीक है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज या रिलेशंस में अगर देखूँ तो योगा, आयुर्वेदा एंड इंडियन सिनेमा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे रशिया में, ठीक है। एंड रशियन लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो हमारे इंडिया में भी सिखाई जाती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानने में मदद करती हैं, एक बॉन्ड बनवाती हैं, यही सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। एजुकेशनल एक्सचेंजेस चलते हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म टाइज को, ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अभी हमारे इस इंडो रशिया रिलेशंस में, तो अगर देखें तो देखो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। अभी सैंक्शंस डाले गए, आप रशिया से ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे, गैस नहीं इंपोर्ट करेंगे, उसके बावजूद हमने करे, तो ये एक चैलेंज ही है हमारे। अभी हम पे 50% टैरिफ भी लगा, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% जो है रशिया से जो हम वो कर रहे थे, ऑयल एंड गैस खरीद रहे थे उसके लिए टैरिफ लगाया गया, आप सोचो, उसके बावजूद हमने खरीदा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। रशिया ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना, अब चाइना के संग क्लोजनेस बढ़ रही है रशिया की, जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्या बुराई है उसमें, क्लोजनेस बढ़ने में क्या बुराई है। हमारा की पार्टनर है, अच्छी बात है, चाइना का भी की पार्टनर कि चाइना के संग वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही चाइना का मार्केट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए, और रशियन मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों के नेशन के नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं इस चीज़ में। इंडिया मेंटेन करता है एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। हमारा चाइना से भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हालात हो, ठीक है। हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड में अब बहुत डिसेंट चल रहा है हमारा चाइना के संग। हम क्या चाइना के बिना कर लेंगे क्या ट्रेड? नहीं कर पाएंगे। उसकी जो मार्केट हमारे लिए खुली है, हमारी मार्केट उसके लिए खुली है, अगर नहीं करेंगे तो हम पे हमारा कितना लॉस होगा, उसका कितना लॉस होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या चीज़ कहाँ करनी है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे वो चीज़ डिपेंड करती है। द नाइन्थ पॉइंट इज वे फॉरवर्ड, हम आगे कैसे इसको और डेवलप कर सकते हैं। तो देखो डिफेंस इंडिजनाइजेशन में रशिया का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस सेक्टर को ग्रो करने में, क्योंकि रशिया हमसे टेक्नोलॉजी में कई हद तक बहुत ही ज़्यादा आगे है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट रशिया ने, अभी आपने सुना होगा हमारे व्योमनॉट्स जो जा रहे हैं और हमारे उसके गगनयान मिशन में, ठीक है। तो वो कहाँ से, रशिया में ट्रेनिंग हुई। तो ये स्पेस कॉपरेशन को हमारे इन्हांस कर सकते हैं, एआई में, क्लाइमेट चेंज में, टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एआई जो हो गया है वो ऐसा हो गया है कि विदाउट एआई यार हमारे है ना, जैसे सांस होती है ना, ऑक्सीजन होती है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे एआई हमारे हर जगह आ चुका है, ठीक है, सारी चीज़ों में आ चुका है, ठीक है। स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आईएनएसटीसी की बात हो रही है यहाँ पर। आईएनएसटीसी एक तरीके से क्या है कि है ना, हमारा वाटरवेज का यूज़ किया गया है, देन वहाँ से हमारे यूज़ किया गया किसका, रेलवेज का और हाईवेज का, जिससे कि है ना हम रशिया से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि इंडिया जो है ऊपर की साइड एक तरफ चाइना से, एक तरफ पाकिस्तान से उसके बॉर्डर शेयर होते हैं, ठीक है। अब हम ये लोग हमें अलाउ नहीं करते, ना अपना एयर स्पेस देते हैं, ना ही हमें कोई वैसा रूट देते हैं कि आप है ना बाय ट्रांसपोर्ट आप रशिया को एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो दूसरा रूट क्या बचता है, वाटरवेज का बचता है कि हम है ना सीधे जाएं और है ना सी रूट से जाके और रशिया से क्या करें कि है ना अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन या हमारा ट्रेड वगैरह है वो करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, तो इसके लिए है ना आईएनएसटीसी का जो है एक वो रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, जो कि है ना अब चल भी रहा है, और पहली बार कोल जो है उससे रशिया ने हमारे यहाँ भेजा। इसके तहत है ना हम ईरान वगैरह का यूज़ करते हुए सीधे रशिया तक क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। पहले यहाँ से हमारे इंडिया से जाता है ईरान बाय वाटरवेज, देन हम यूज़ करते हैं उसका उधर से जो हमारे रेलवेज़ हैं और हाईवेज़ हैं उनका, और हम कनेक्ट करते हैं रशिया से, ठीक है। द लास्ट वन इज कंक्लूजन, इंडिया रशिया रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। अब ये ट्रस्ट कहाँ से आता है, तो ट्रस्ट ऐसे आता है कि रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इतनी सारी चीज़ हुई, मगर इंडिया ने कभी रशिया का साथ नहीं छोड़ा, है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हमने वो यूक्रेन पे क्यों वॉर कर रहे हैं, हमने उस बात को समझा, ठीक है। हालांकि हम सिर्फ एक ही चीज़ के खिलाफ थे, वो थी कि पीस होनी चाहिए, जो भी चीज़ है उसको बातचीत से हल कर लिया जाए, ताकि वर्ल्ड में ना जो चीज़ें हैं वो और ख़राब ना हो,
है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा देश जो थे रशिया के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, वही चीज़ आ जाती है। दूसरा, डिस्पाइट ग्लोबल चेंजेस द पार्टनरशिप रिमेन्स रिलेवेंट, रिजिलियंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, अभी भी हमारी पार्टनरशिप जो है रिलेवेंट है, ठीक है, रिजिलियंट है, इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद भी हम, ऐसा नहीं है कि घुटने टेके और नहीं टेके। ठीक है, और फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी आए हमारे जब प्रेसिडेंट आए थे व्लादिमीर पुतिन जी, तब भी बहुत सारी ऐसी बात हुई जो हम फ्यूचर कॉपरेशन में बात कर रहे हैं। अभी हमारा एम है 2030 तक USD $100 बिलियन का ट्रेड करना। ठीक है, इसके अलावा इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया रिफ्लेक्ट्स मेच्योर डिप्लोमेसी वेयर नेशनल इंटरेस्ट गाइड्स फ्रेंडशिप। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है यहीं पे उसको मैं समाप्त करूंगा, और इंडो रशिया रिलेशनशिप पे ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इसके बारे में हिस्ट्री मालूम है तो इन पॉइंट्स से आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। वहाँ पर 3 मिनट नहीं, आप 50 मिनट बोल सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री मालूम है तो। मैंने तो बहुत कम बोला, बहुत अपने आप को रोक के बोला ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। जय हिंद, जय भारत।